नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी को हर दिन बेहतर करते जा रहे हैं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पाठ 4 भारत के विदेश संबंध पर। देखिए, यह इस पाठ का पहला वीडियो है और अगले वीडियो में हम इस पाठ को पूरा कर लेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दूसरे महायुद्ध की तबाही के बाद दुनिया के सामने प्रमुख सवाल क्या था? पुनर्निर्माण का सवाल। उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद नए देशों के सामने कौन सी दोहरी चुनौतियां थीं? लोकतंत्र कायम करने और अपनी जनता की भलाई करने की उनके सामने दोहरी चुनौतियां थीं। एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था। ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में कौन सा लक्ष्य रखा? भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा। देखिए, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म किसकी पृष्ठभूमि में हुआ था? तो विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में। आगे देखें, किसी देश की विदेश नीति पर किसका असर पड़ता है? घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का, दोनों वातावरण का फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। आगे देखें, विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए किसका अभाव होता है? जरूरी संसाधनों का अभाव। विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से किस पर निर्भर रहते हैं? ताकतवर देशों पर। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के दौर में अनेक विकासशील देशों ने ताकतवर देशों की मर्जी को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति क्यों अपनाई? क्योंकि इन देशों से इन्हें अनुदान अथवा कर्ज मिल रहा था। इसलिए विकासशील देशों ने ताकतवर देशों की मर्जी को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति अपनाई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के देश दो खेमों में बंट गए। इन दोनों खेमों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? एक खेमे का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे का सोवियत संघ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का असर किन पर हुआ? एशिया और अफ्रीका के कई मुक्ति आंदोलनों पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का असर हुआ। भारत के राष्ट्रवादी नेता आज़ादी से पहले दुनिया के अन्य उपनिवेशों में मुक्ति संग्राम चला रहे नेताओं के संपर्क में रहकर किसके विरुद्ध साझी लड़ाई लड़ रहे थे? उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए, आपसे यह भी प्रश्न हो सकता है, INA का पूरा नाम लिखिए। इंडियन नेशनल आर्मी। आगे देखें, शीत युद्ध के दौर में दुनिया के देश दो खेमों में बंट रहे थे। इन दोनों के बीच किन मामलों को लेकर टकराव था? दोनों खेमों के बीच विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अथवा शीत युद्ध के दौर में विश्व स्तर पर कौन सी घटनाएं घटी? ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अथवा शीत युद्ध के दौर में विश्व स्तर पर कौन सी घटनाएं घटी? इस दौर में यानी शीत युद्ध के दौर में दुनिया के देश दो खेमों में बंट रहे थे। इसी दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। परमाणु हथियारों का निर्माण इसी दौर में शुरू हुआ। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई और अनौपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी इसी दौर में आरंभ हुई थी। आगे देखें, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के कौन से 3 उद्देश्य थे? पहला, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। दूसरा, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। और तीसरा उद्देश्य, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। नेहरू इन उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। इसके अलावा यह भी प्रश्न हो सकता है, जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के कितने उद्देश्य थे? तो 3 उद्देश्य थे। और अति लघुत्तरात्मक में आपसे तीनों उद्देश्य पूछे जा सकते हैं। शीत युद्ध के दौर में ऐसे कौन से नेता और पार्टियां थी जिनका मानना था कि भारत को अमेरिकी खेमे के साथ ज़्यादा नज़दीकी बढ़ानी चाहिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये ऐसे नेता थे। और पार्टियों की बात करें तो भारतीय जनसंघ तथा स्वतंत्र पार्टी, यानी भीमराव अंबेडकर ये चाहते थे कि भारत को अमेरिका के साथ
नज़दीकियाँ बढ़ानी चाहिए। और इनके अलावा पार्टी की बात करें तो भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी थी। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ ने कौन से संधि संगठन बनाए थे? अमेरिका ने नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन और सोवियत संघ ने वारसा पैक्ट नामक संधि संगठन बनाया था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि नाटो का पूरा नाम लिखिए, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। आगे देखें, 1956 में स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किसने किया था? ब्रिटेन ने। देखिए, इन प्रश्नों को आगे पीछे करके आप प्रश्न बनाते रहें। आपसे प्रश्न ये भी हो सकता है, स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण ब्रिटेन ने कब किया? तो 1956 में। या ऐसा हो सकता है 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर किस पर आक्रमण किया? तो मिस्र पर आक्रमण किया। प्रश्न आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है। आगे देखें, 1956 में हंगरी पर आक्रमण किसने किया था? सोवियत संघ ने। और यह भी प्रश्न ऐसे हो सकता है कि सोवियत संघ ने 1956 में किस पर आक्रमण किया था? तो हंगरी पर। आगे देखें, शीत युद्ध के दौर में पाकिस्तान कौन से सैनिक गठबंधन में शामिल हो गया था? अमेरिकी नेतृत्व वाले यानी नाटो में। 1950 के दशक में भारत अमेरिकी संबंधों में कड़वाहट किस कारण पैदा हो गई थी? इस समय यानी 1950 के दशक में पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया था और सोवियत संघ से भारत की दोस्ती बढ़ रही थी। इन दोनों के कारण इस कारण 1950 के दशक में भारत और अमेरिकी संबंधों में कड़वाहट पैदा हुई। अगला देखें, नेहरू के दौर में भारत ने किन देशों के साथ संपर्क बनाए? एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के साथ। 1940 और 50 के दशकों में नेहरू बड़े मुखर स्वर में किसकी पैरोकारी करते रहे? एशियाई एकता की। नेहरू की अगुवाई में भारत ने एशियाई संबंध सम्मेलन एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया? मार्च 1947 में। यह भी प्रश्न ऐसे हो सकता है कि नेहरू की अगुवाई में भारत ने मार्च 1947 में कौन सा सम्मेलन किया? तो एशियाई संबंध सम्मेलन या कहीं एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। भारत ने किसकी आज़ादी के लिए भरपूर प्रयास किए? इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए। इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? डच उपनिवेश, यानी वहाँ पर डचों का शासन था। भारत ने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब किया? 1949 में। अफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में कहाँ हुआ? बांडुंग, इंडोनेशिया में। देखिए, आमतौर पे ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि बांडुंग सम्मेलन कब हुआ, और 1955 इसका उत्तर है। लेकिन कुछ परीक्षाओं में ऐसा पूछा गया है कि अफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में कहाँ हुआ? तो ये बांडुंग में हुआ था। इसे आमतौर पर बांडुंग सम्मेलन कहते हैं। और सर्वप्रचलित जो प्रश्न है वो यही है कि बांडुंग सम्मेलन कब हुआ? 1955 में। लेकिन आप इसे ज़रूर याद रखें, अफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यहाँ तीनों प्रश्न बन सकते हैं कि अफ्रो एशियाई सम्मेलन कब हुआ? 1955 में। अफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ हुआ? बांडुंग, इंडोनेशिया में। या बांडुंग सम्मेलन कब हुआ? 1955 में। ध्यान रखें, बांडुंग शहर है जो इंडोनेशिया में है। आगे देखें, गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में पड़ी? बांडुंग सम्मेलन में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? सितंबर 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। बेलग्रेड यूगोस्लाविया में है। तो ये प्रश्न ऐसे साथ में भी आ सकता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? सितंबर 1961 में बेलग्रेड में हुआ। आगे देखें, चीनी क्रांति कब हुई? 1949 में। चीनी क्रांति के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था? भारत। नेहरू के सहयोगियों में ऐसे नेता कौन थे जिनको आशंका थी कि आगामी दिनों में चीन भारत पर चढ़ाई कर सकता है? वल्लभ भाई पटेल। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील समझौता किन के बीच हुआ? भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई के बीच, यानी भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था।
पंचशील समझौता कब हुआ? 29 अप्रैल 1954 को। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया? 1950 में। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा को भारत ने राजनीतिक शरण कब दी? 1959 में। तिब्बत के धार्मिक नेता थे दलाई लामा। चीन और भारत के बीच मुख्य विवाद किन क्षेत्रों को लेकर था? चीन और भारत के बीच मुख्य विवाद चीन से लगी लंबी सीमा रेखा के पश्चिमी और पूर्वी छोर के बारे में था। चीन ने भारतीय भूक्षेत्र में पड़ने वाले किन दो इलाकों पर अपना अधिकार जताया? चीन ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार जताया। 1950 के दशक में अरुणाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत। चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कब किया? 1957 से 1959 के बीच। चीन ने दोनों विवादित क्षेत्रों पर हमला कब किया? अक्टूबर 1962 में। यानी चीन ने भारत पर अक्टूबर 1962 में हमला किया था। चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों ही जगह धक्का लगा। इस संकट से उबरने के लिए भारत को किस से मदद की गुहार लगानी पड़ी? अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से। इस समय सोवियत संघ है वो तटस्थ रहा था। चीन युद्ध के बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री जिन्होंने अपने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था, कौन थे? वीके कृष्ण मेनन, वो तत्कालीन रक्षा मंत्री थे। यानी जब चीन युद्ध हुआ था उस समय भारत के रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन थे। नेहरू की सरकार के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? चीन युद्ध के बाद। भारत चीन युद्ध के कारण कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ? 1964 में। सोवियत संघ का पक्षधर खेमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा में ही रहा, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ही रहा, जबकि जो चीन का पक्षधर खेमा था उसने कौन सी पार्टी बनाई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी CPIM। चीन युद्ध के बाद भारतीय नेताओं का ध्यान सबसे ज़्यादा किस इलाके की ओर गया? पूर्वोत्तर की ओर, क्योंकि उससे पहले भारतीय नेताओं का पूर्वोत्तर की ओर ध्यान बहुत कम था। चीन युद्ध के तुरंत बाद किस क्षेत्र को प्रांत का दर्जा दिया गया? नागालैंड को 1963 में प्रांत का दर्जा दे दिया गया। चीन युद्ध के बाद मणिपुर और त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेशों को कौन सा अधिकार दिया गया? क्योंकि पहले मणिपुर और त्रिपुरा दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे, इसीलिए यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश लिखा गया है। चीन युद्ध के बाद मणिपुर और त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेशों को कौन सा अधिकार दिया गया? अपनी विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार। कश्मीर मसले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम संघर्ष कब शुरू हुआ था? 1947-48 में। 1947 में शुरू हुआ और 1948 में समाप्त हो गया। कश्मीर मुद्दे को लेकर हुए संघर्ष को किसके माध्यम से सुलझाया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से। सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर किनके बीच हुए? भारत के जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच। यानी सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए थे। सिंधु नदी जल समझौता किसकी मध्यस्थता से हुआ? विश्व बैंक की मध्यस्थता से। अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने भारत के किस इलाके पर हमला बोला? कच्छ रण, गुजरात में। अगस्त सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने भारत के किस इलाके पर हमला बोला? जम्मू कश्मीर में। 1965 के युद्ध के समय पाकिस्तान ने 2 क्षेत्रों पर हमला बोला था। 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध का अंत किसके हस्तक्षेप से हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से। ताशकंद समझौता किन के बीच हुआ? भारत के लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच। यानी ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ? जनवरी 1966 में। ताशकंद समझौते में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई? सोवियत संघ ने, क्योंकि ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है और उस समय उज्बेकिस्तान सोवियत संघ में आता था,
इसलिए मध्यस्थ की भूमिका सोवियत संघ ने निभाई। तो साथियों, ये थे भारत के विदेश संबंध इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस पाठ के बाकी प्रश्नों को हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे और अगले वीडियो में इस पाठ को हम पूरा कर लेंगे। साथियों, ये प्रश्न, ये सामग्री आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और किसी भी प्रकार की राय हो तो आप कमेंट में ज़रूर दें। आप लगातार इन वीडियो को देखते जाएं और अपनी तैयारी को बेहतर करते जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।